हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम जो NCERT कक्षा 9 जो अध्याय नंबर 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये हम अध्ययन कर रहे थे। और आज हम समाज में जो परिवर्तन है वो कैसे हुआ वो हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी क्लास HSSC CAT एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। क्योंकि हमारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो 10th क्लास तक निर्धारित किया गया है, तो इसलिए ज़्यादा हमें NCERT बुक का वो कवर करनी होगी। अगर हमें HSC जो CAT एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो NCERT क्लास है वो हमें पढ़नी है। तो आज हम औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, और जो साथी हमारे जो पहले से देख रहे हैं इन क्लासों को, तो इन क्लासों को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन के लिए प्रेरित करता है। तो आज जो हमारा पॉइंट है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। जो ये राजनीतिक रुझान थे, कौन से राजनीतिक रुझान थे, तो हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति ने कौन से किन किन क्षेत्रों में इन्होंने परिवर्तन ले आया। जैसे सामाजिक परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया, तो यही बता रहा है कि ये राजनीतिक रुझान थे जो एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। बिल्कुल क्या हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और आर्थिक बदलाव भी हो रहे थे। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, ऐसा समय था जिसमें नए शहर बस रहे थे। जैसे हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति होती है, इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामाजिक में परिवर्तन, राजनीतिक में परिवर्तन आए थे, क्योंकि एक नया युग आया, एक नए पुनर्जन्म का जन्म हुआ इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद। नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। जो औद्योगिक क्रांति है वो क्या हो चुकी थी, संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। जो काम है, काम बहुत ज़्यादा समय तक करवाया जाता था, कई घंटों तक काम करवाया जाता था, जबकि जो वेतन मिलता था, मजदूरी जो मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में क्या आ रही थी, गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। नया शब्द है मताधिकार आंदोलन। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन क्या था, मताधिकार आंदोलन था। तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी, शहर तेजी में बसते और फैलते जा रहे थे। शहर है वो क्या हो रहे थे, बहुत तेजी से तो बस रहे थे और फैलते ही जा रहे थे। इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था कि जनसंख्या है, बेरोजगारी बढ़ रही थी, बेरोजगारी के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही थी। और इसी से कारण क्या है, शहर तेजी से बस रहे थे और फैलते जा रहे थे। कस्बा है, शहर है, धीरे धीरे फैल रहे थे। क्यों, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ क्या साफ सफाई होगी, क्योंकि साफ सफाई का भी काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्या को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन, उदारवादी और जो रेडिकल है, इन दो समूह थे, इन दोनों समस्या को हल करना चाहते थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। सभी उद्योग क्या थे, व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। जो रेडिकल थे, जो उदारवादी थे, इनके पास बहुत सारी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ
बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। जो रेडिकल थे, जो उदारवादी थे, उनके पास बहुत सारी संपत्तियाँ थी, उनके पास नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा किया था। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कि लगभग सभी उद्योगपति हैं क्या थे, जो उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व थे, और सारे जो रेडिकल और जो उदारवादी है ये संपत्तिवान थे, मतलब उनके पास संपत्ति थी। बहुत सारे लोग उनके पास नौकरी करते थे। यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो तो नागरिक पढ़ लिखे, अगर मजदूर अगर स्वस्थ होगा तो क्या करेगा, नागरिक पढ़ लिखे, और इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। जो जन्मजात है, जो जन्मवंश, जो वंश परंपरा जो चली आ रही है, उनके खिलाफ थे कौन, उदारवादी और रेडिकल समूह। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। व्यक्तिगत प्रयास है, श्रम में, उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। कि उनका मानना है, इन समूहों का मानना है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो चाहे वैसा करे, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी होने बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, जो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत दशक में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी महिला और पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह में और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। कि यूरोप में सन 1815 में जिस तरह की सरकार बनी थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे जिनके राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राजाओं को क्या तख्तापलट मतलब कहने का क्या अभिप्राय है, जो वंश परंपरा चली आ रही थी उनको उखाड़ फेंकने के बजाय क्या एक ऐसा शासन चलाना जिससे वह कानून के द्वारा शासन चलाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। राजाओं का तख्तापलट है उसका बदलने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनसे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना, जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे वो इस क्रांति के द्वारा किसकी स्थापना करना चाहते थे, राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। जैसे राष्ट्र जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्राप्त हो, कानून सभी के लिए समान हो, एक ऐसे राष्ट्र की समाज की कल्पना करना चाहते थे ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थक के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। इटली में किसने रची थी, गिसेप्पे जो मैज़िनी है उसने 1815 में अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना क्या कारण था, कैसे यूरोप में समाजवाद आया, अभी हमने देखा। समाज में आर्थिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, औद्योगिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी हमने अध्ययन किया था। अब हम डिस्कशन करेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। फिर हम कह रहे हैं दोबारा से कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर डेली जो एनसीईआरटी क्लास है, एनसीईआरटी जो क्लास है वो हम डेली अपलोड करते हैं वीडियो। तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो क्लास का आ जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे पहले हम 10th क्लास है वो हम अध्ययन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने अभी तक जो 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। क्योंकि आगामी CAT एग्ज़ाम के लिए हम ये जो सीरीज़ लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास से। तो यूरोप में समाजवाद का आना
समाज के पुनर्गठन की संभवत सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। समाजवाद के पुनर्गठन की, जो पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म। ऐसे समाज की स्थापना करना दोबारा से, जिसमें दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या हो, समाजवादी थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। कि मध्य यूरोप में कौन सा एक जाना पहचाना विचार था? समाजवाद। उस तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति के। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। जो संपत्ति पर कौन है? जो निजी स्वामित्व है, उनको सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति की निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। संपत्ति की जो निजी स्वामित्व की जो व्यवस्था है, वो क्या है? सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा क्यों मानते थे? उनका क्या तर्क था? बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास क्या संपत्ति है, जिससे क्या मिलता है? लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्ति दोधारी है। व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखता है। जो संपत्तिधारी है, जिनके पास संपत्ति है, अगर उसने अगर कोई काम किया है तो अपने फायदे के बारे में सोचता है, ना कि दूसरों के बारे में। मतलब कि वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। कि जो संपत्ति को क्या उत्पादनशील बनाते हैं, उनके बारे में नहीं चाहता। क्योंकि अगर एक कोई मालिक है फैक्ट्री का, तो वो सोचता उसके पास पैसा आए, परंतु जो वहाँ कर्मचारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता। यही ये बात यहाँ कहने का अभिप्राय है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, अगर संपत्ति पर क्या एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों के ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। एक व्यक्ति के बजाय क्या कह रहा है, पूरे समाज के लिए अगर कोई साझा सामाजिक हित पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? कोई भी समाज है बिना संपत्ति धन दौलत के बिना नहीं चल सकता। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। समाजवादियों के पास क्या थी? एक भविष्य की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 जन्म कब हुआ था रॉबर्ट ओवन का? 1771 में। मृत्यु कब होती है? 1858 में। कहाँ के उद्योगपति थे? इंग्लैंड के। नाम क्या था? रॉबर्ट ने इंडियाना अमेरिका में नया सामान्य के नाम से एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में एक नया समूह बनाया, समुदाय की रचना का प्रयास किया गया। क्या था? इंडियाना कहाँ का समूह था? एक अमेरिका में नए सामान्य न्यू हार्मनी के नाम से, न्यू हार्मनी या सामान्य के नाम से एक समुदाय की रचना का प्रयास किया गया। समूह कौन सा था? इंडियाना। किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी को बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते हैं सरकार अपनी तरह से सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। मुनाफे का प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ये हमने आज अध्ययन किया था। कौन सा? यूरोप में समाजवाद का आना क्या कारण था? कैसे एक यूरोप में समाजवाद की स्थापना होती है? समाजवाद क्या चाहते थे? समाजवाद सभी के लिए समान कानून चाहते थे, जैसे एक रेडिकल समूह था वो भी चाहता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है
कि मुनाफे का प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं CAT एग्जाम के लिए कि जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, इसका जन्म कब हुआ था? 1818 में और 1882 में। कब जन्म हुआ? 1818 में। मृत्यु कब होती है? 1882 में। और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 में जन्म और मृत्यु कब होती है? 1895 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? 1818 में। मृत्यु कब होती है? 1882 में। जो फ्रेडरिक है इनका जन्म 1820 में, मृत्यु कब होती है? 1895 में। एक नई दिशा को तर्क पेश किया है। मार्क्स का विचार था, जो कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। कि औद्योगिक समाज क्या है? एक पूंजीवादी समाज है। ये किसने कहा था? किसका विचार था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये हमारे CAT एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। कि ये विचार है किसका था निम्न में से? कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। किसका था? मार्क्स का विचार। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। फैक्ट्री में जो लगी पूंजी है किनका स्वामित्व है? पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों को मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, क्योंकि जो उद्योगपति है या पूंजीपति है जो पैसा लगाते हैं वो क्या? एक स्वामित्व है। और मुनाफा किनकी वजह से होता है? मजदूरों की मेहनत से होता है। परंतु वह मजदूरों की मेहनत की तरफ से होता है, परंतु वो उनके बारे में नहीं सोचते, अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं। जब निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। जो क्या है? पूंजीपति है, जो निजी पूंजीपति है वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, ना कि उस मजदूर के बारे में, क्योंकि मजदूर की हालत क्या है? सुधर नहीं सकती। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। अगर जो मजदूर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो किनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा? पूंजीवादी और निजी स्वामित्व पर आधारित शासन को क्या उखाड़ना पड़ेगा? शासन को बाहर करना पड़ेगा, तभी एक मजदूर की हालत है वो सुधार सकती है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म की समाज बनाना होगा। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया है। कि साम्यवादी किसका नाम है? जो फ्यूचर में है या भविष्य में क्या हो, पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण या स्वामित्व रहेगा। इस भविष्य के इस समाज को जो है साम्यवादी या समाज का नाम दिया है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होती है? मजदूरों की होगी। उनकी राय में जो कम्युनिस्ट समाज में भविष्य का समाज होगा, ये मार्क्स का विचार था। समाजवाद के लिए समर्थन है। इससे पहले कुछ हम जो पॉइंट है वो भी हम अध्ययन कर सकते हैं, परंतु जो हमारा पॉइंट रहेगा समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए समर्थन क्या था? 1870 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। 1870 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। किसने बनाई थी? द्वितीय इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये समाजवादियों ने। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संगठन बनाना किसने शुरू किया? इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने। किस लिए? अपने जीवन को अधिक कार्यकुशल या सुधार करने के लिए। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने
कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी है, किसकी है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जर्मनी में। जो क्या थे, इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। कौन सी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। 1905 तक ब्रिटेन की समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। कब? 1905 में। किसने? ब्रिटेन के समाजवादियों ने। कौन सी लेबर बनाई पार्टी थी? ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी लेबर पार्टी के नाम से। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी है। फ्रांस में कहाँ ऐसी है? ब्रिटेन की बात थी, परंतु पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों और रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही क्या रहा? दबदबा रहा था। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट रहेगा रूसी क्रांति। रूस की क्रांति कैसी हुई वो हम अध्ययन करेंगे। पहले हमने कौन सी क्रांति के बारे में पढ़ा? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से प्रभाव पड़े, क्या कौन से क्षेत्रफल पर विस्तार हुआ, फ्रांस की क्रांति से किन लोगों में, किन समाजों में परिवर्तन हुआ, ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमने अध्ययन किया था वो किया था समाजवादी या उदारवादी और समाज में और सामाजिक परिवर्तन, ये हमने अध्ययन किया था। फिर हमने जो हमारा चैप्टर था यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन हम अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बारे हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्लास कैसे रही। क्लास अच्छी लगी है तो भी कमेंट में बताना, अगर क्लास नहीं लगी अच्छी तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।